नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज मैं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 लोकतंत्र को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ज्योग्राफी वाला अपना पार्ट पूरा हो गया था, उसमें परिवहन वाला है एक अध्याय बचा है, तो उसको मैं स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। और ये जो है लोकतंत्र है, तो इसके शब्द से पता चल रहा है लोकतंत्र। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो जैसे लोकतंत्र का उद्भव कहाँ से होता है, तो आपने कक्षा 9वीं में यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। हमने जो विश्व की सभ्यता के पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि यूनान की सभ्यता में 2 नगर थे, एक तो स्पार्टा था, दूसरा इंद्रस था। तो लोकतंत्र का बच्चों विकास कहाँ से होता है, वो उसमें जो 2 नगर थे यूनान में, एक तो स्पार्टा और दूसरा इंद्रस। तो इंद्रस में तो लोकतंत्र था और स्पार्टा में सैनिक शासन था। तो जो वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, तो ये यूरोपीय देश है इंद्रस, यूनान में एक 2 राज्य थे, तो वहाँ से इसका उद्भव होता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो हम आज लोकतंत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके विशेषता, इसके गुण अवगुण के बारे में इस अध्याय में अध्ययन किया जाएगा कि क्या क्या है, क्या कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन संसदीय शासन प्रणाली देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखेंगे, कहाँ से इसका उद्भव होता है। तो ये चीज़ें, अब उद्भव की बात करें तो इसका उद्भव एंथ्रस से होता है। एंथ्रस से इसका उद्भव हुआ 4th सेंचुरी ईस्वी, यानी कि 4वीं शताब्दी ईस्वी में लोकतंत्र का उद्भव होता है। और वहाँ से फिर इसकी धीरे धीरे उद्भव होते होते आज लोकतंत्र बहुत से देशों के द्वारा लोकतंत्र शासन प्रणाली को बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं लोकतंत्र हैं। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ और विभिन्न प्रकार हम देखेंगे। तो लोकतंत्र का अर्थ है अंग्रेजी शब्द, लोकतंत्र का अर्थ देखेंगे, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। तो लोकतंत्र का अर्थ अंग्रेजी शब्द, तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी है बच्चों, उसका हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था अब्राहम लिंकन की परिभाषा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्द डेमोस तथा क्रेटिया के सहयोग से बना है। तो डेमोक्रेसी शब्द है और ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एक तो डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे आगे। इन दोनों शब्दों से एक ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, तो डेमोस तथा क्रेटिया, यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, डेमोस तथा क्रेटिया शब्द से मिलकर, यानी उनके सहयोग से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। यद्यपि डेमोस का अर्थ है भीड़, यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ क्या है, भीड़ है, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा। यद्यपि अगर हम डेमोस का मूल अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है भीड़, परंतु आधुनिक काल में बच्चों किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है। और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, और क्रेटिया का अर्थ क्या है, शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अगर हम देखें डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति, तो इस प्रकार हम दोनों को मिलाकर देखें तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हो गया, जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र।
अब देखिए बच्चों, जब शासन तंत्र, कहीं सैनिक शासन तंत्र है, तो कहीं जनता का शासन तंत्र है, कहीं राजतंत्र है, तो जो शासन तंत्र की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। अब लोकतंत्र में है जनता का शासन, तो जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, कि कोई भी देश की शासन प्रणाली या प्रशासन को चलाने के लिए किसी न किसी शासन तंत्र को अपनाया गया है। तो भारत में और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया गया है बच्चों। तो जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, इसमें 3 अंतर संबंधित निहित हैं। इसमें 3 अंतर संबंधित अर्थनिहित हैं। तो इसमें 3 जो अंत संबंधित अर्थनिहित हैं, तो इसमें 3 ऐसे संबंधित अर्थनिहित हैं, यानी उनका भावार्थ है। तो क्या है देखिए, तो ये एक निर्णय लेने की विधि है। तो लोकतंत्र है, तो ये एक निर्णय लेने की विधि है, यानी डिसीजन मेकिंग। तो ये लोकतंत्र क्या है, निर्णय लेने की एक विधि है, यानी निर्णय लेने का विधि है, कानून। विधि है ना, क्या होता है बच्चों, कानून है। तो ये निर्णय लेने की एक विधि है। तो ये हो गया इसमें कि इसमें 3 संबंधित भावार्थ आते हैं। पहले लोकतंत्र क्या है, तो सबसे पहले तो है ये निर्णय लेने की एक विधि है, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। तो इसमें हम देखेंगे ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है और एक निर्णय लेने की एक विधि है। तो इसमें 3 संबंधित अर्थ निकल के सामने आते हैं बच्चों कि एक निर्णय लेने की विधि है लोकतंत्र, ये निर्णय लेने की विधि है, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, ये आदर्शात्मक मूल्य संबंधित अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, शासन का एक रूप ही तो है बच्चों। क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो शासन करते हैं। तो ये आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। ब्रंस के अनुसार, एक राजनीतिक विचारक है, ब्रंस के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शब्द है, लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसी के साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, इसी के साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। ये ब्रंस मोदी ने कहा, ब्रंस के अनुसार कि लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है, यानी भावना जुड़ी हुई है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ज़रूरी है, लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हो। तो अब देखिए बच्चों, भाई लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके विभिन्न जो रूपों से जुड़ी अवधारणा को से परिचित हो। इनकी अवधारणा से वैसे जो जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणा हैं उनसे यदि हम परिचित हो जाएंगे तो हम लोकतंत्र का अर्थ समझ जाएंगे। अब देखिए लोकतंत्र के विभिन्न रूप। अब हमने लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणा को से परिचित हो हैं। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों या उनसे संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया है। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार किया जाता है। तो राजनीति लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। तो आधुनिक समय में लोकतंत्र के विभिन्न रूपों संबंधित अवधारणा को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो सबसे पहले है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं बच्चों। राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है। तो राजनीतिक लोकतंत्र में तो राजनीति यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक समाज समतामूलक समाज की स्थापना करने की पहल करता है। आर्थिक लोकतंत्र में सभी को छूट मिलती है। नैतिक मूल्य हैं
आधारित लोकतंत्र, तो ये इसमें है। अब राजनीति लोकतंत्र, अब राजनीति लोकतंत्र के बारे में देखेंगे बच्चों, तो हम इसके अभी वर्तमान समय में हमारे भारत में राजनीति लोकतंत्र ही है। कौन सा लोकतंत्र है? राजनीति, यानी राजनेताओं के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं और फिर शासन किया जाता है और राजनेता को हम चुन के भेजते हैं, तो वह है। तो राजनीति लोकतंत्र को अतीत में यानी कि प्राचीन समय में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें व्यक्ति तो शासन करते हैं। क्योंकि इसमें कौन शासन करते हैं? व्यक्ति तो शासन करते हैं। तो राजनीति लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसमें राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। व्यक्तिवादी इसलिए कहा जाता था कि इसमें व्यक्तियों द्वारा शासन होता है, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। उदारवादी इसलिए बच्चों की इसमें जो नीतियाँ बनाई जाती है वो इतनी कठोर नहीं है कि उनको बदल नहीं सके। वह जो नीतियाँ हैं, शासन करने का जो तरीका है वो उदार हैं, तो उदारवादी यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। अगर हम आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति की पश्चिमी देशों में, पश्चिम यानी ब्रिटेन में हुई है, ब्रिटेन इसका सबसे ज़्यादा पक्षधर है। तो ब्रिटेन यूरोपीय देश है, और यूरोपीय देशों को, जितने भी यूरोपीय देश हैं उनको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देश। जितने भी यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनको हम पश्चिमी देश बोलते हैं बच्चों। तो आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि जो ब्रिटेन है इसका सबसे ज़्यादा पक्षधर है लोकतंत्र का मार्क्सवादी, यानी कार्ल मार्क्स हुए, तो उनके जो विचारक हैं, उनके अनुयायी हैं, तो मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र करना पसंद किया है। तो मार्क्सवादी ये कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, इस राजनीतिक लोकतंत्र में पूंजीपति ही शासन करते हैं, तो उन्होंने इसको पूंजीवादी लोकतंत्र करना पसंद किया है। तो मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र करना पसंद किया है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। जो उदारवादी विचारक थे उन्होंने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है बच्चों। तो ये एक रूप है बच्चों, जो उदारवादी विचारक हुए उन्होंने जो राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। तो पहला रूप है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब होता है कि राज्य में शासन करने के लिए क्या है, राज्य लोकतंत्र को सपोर्टेड है, यानी लोकतंत्र को समर्थक हैं। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। और शासन, वहाँ का शासन कैसा है? और एक तो है राज्य लोकतंत्र का समर्थक है, दूसरा शासन प्रणाली कैसी है, वहाँ की शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो आधुनिक जो उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। तो दो रूप कौन कौन से हैं? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ये दो रूप हैं जिन्होंने उदारवादियों की हिमायत की है बच्चों। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से हैं। किससे? लोकतांत्रिक राज्य से हैं। लोकतंत्र का समर्थक है लोकतांत्रिक राज्य, जो लोकतंत्र को मानता है, लोकतंत्र को पूजता है, तो लोकतांत्रिक राज्य से हैं। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। प्रभुसत्ता का मतलब होता है बच्चों अधिकार, पूर्ण अधिकार। प्रभुसत्ता यानी पूर्ण अधिकार। तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से हैं। किसे? लोकतांत्रिक राज्य से हैं। और लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है, यानी कि पूरी
पूर्ण अधिकार किस में होता है? जनता में होता है। और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण, उसको प्रच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। जो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है और जनता को सरकार के निर्माण में, उसके नियंत्रण करने में, उसको पद से हटाने में की पूर्ण और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। क्योंकि अभी आप पता है आपको, अगर सरकार अभी शासन अच्छी ढंग से नहीं किए तो जनता उसको हटा देती है। तो इसलिए जनता को सरकार के निर्माण में, उसके नियंत्रण में, उसको पद से हटाने की, प्रच्युत करने की पूर्ण और अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है। अब देखिए दूसरा, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन से है। किससे? लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सिद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। यानी कि जो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन से है। और लोकतांत्रिक शासन जो हमने लोकतांत्रिक राज्य के सिद्धांतिक और व्यवहारिक रूप का हिमायत करती है, उसका उल्लेख करता है। तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन से है। और वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा ही लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सिद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणा कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। तो कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है, दोनों जो अवधारणाएं बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि कानूनी प्रभुसत्ता को राजनीतिक प्रभुसत्ता बदल सकती है। यानी कि राजनीतिक प्रभुसत्ता कानूनी प्रभुसत्ता के ऊपर हावी है। वह कानून, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर कानूनी प्रभुसत्ता कुछ भी मायने नहीं रखती। वहाँ पर राजनीतिक प्रभुसत्ता उसके कानूनों को बदल सकती है, उस पर उसके हिसाब से, देश का काल समय के हिसाब से उसको बदल सकती है। ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकती है। तो ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता के द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के एक, अब देखिए आगे, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। अब राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं बच्चों। तो कौन से? प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो ये दो राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। एक तो प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में हैं, और अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र ये छोटे देशों में पाया जाता है बच्चों। शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र बड़े देशों के लिए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे अभी ये टॉपिक चल रहा है बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। एक तो प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो मुझे आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।